तो आइए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टाइम जो हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमने एक जर्नी स्टार्ट किया था उनके फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने का। पहला फैक्टर जो आप स्लाइड देख ही रहे हैं, जो हम एक बैक रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बायोलॉजिकल और फिजिकल डिटर्मिनेंट्स थे, जिसमें कि हमने देखा था कि 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है: बॉडी बिल्ड, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, होम्योस्टेसिस, फिजिकल डिफेक्ट और हेल्थ कंडीशन। तो इन पांचों चीजों से हमारा एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश थी। इस बायोलॉजिकल फैक्टर के आगे अगर आप मूव करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो 2 और पैरामीटर्स बचे हैं वो है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर। तो देखिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत यूजफुल रहेंगे। इजी टू रिमेंबर, इजी टू राइट। तो इसमें आगे बढ़ते हुए देखें कि लास्ट हमारा एक एनवायरमेंटल फैक्टर रहेगा जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए ग्रीन सिग्नल देते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी 5 हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस! इंटेलेक्चुअल फैक्टर, इमोशनल डिटर्मिनेंट्स, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड अचीवमेंट एंड एस्पिरेशंस। बट ये तो 4, बट एक और जो हम याद रखेंगे, गोल सेटिंग है। गोल सेटिंग, जिसके ऊपर एक कंप्लीट स्लाइड है जो हम आगे देखेंगे। तो आइए इमोशनल इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं डीपली। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स के ऊपर काफ़ी स्टडी किया है, और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होता है एक तरह का ये, जो कि हमें हेल्प करता है इंडिविजुअल को वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल एंड पर्सनल एडजस्टमेंट्स इन लाइफ। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल फैक्टर अगर किसी में है या डेवलप कर सके तो नथिंग लाइक दैट, ही विल बी मच मोर सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ जर्नी। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए एक आइडिया होता है, और उसके बाद उस इंसान में वो लर्न करने की क्षमता होती है, जो वो लर्न करने के चाहत रखता है। तभी हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, और उसको वो कैसे एग्जीक्यूशन में लाता है इन डिसिप्लिन वे, दैट इज वेयर डिसिप्लिन कम्स इन रोल। तो एग्जीक्यूशन जब होता है तो उसमें एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी प्रोग्रेस कर रही है, डेवलप हो रही है, एंड दिस हेल्प्स दैट इंडिविजुअल टू डू मोर इन लेस टाइम। तो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटेलेक्चुअल फैक्टर। बट देखा गया है कि जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स जो हैं, क्या इसका बहुत हाई हो, किसी वे सुपीरियर हो, वेरी इंटेलिजेंट हो, तो क्या वो बहुत अच्छा है? सरप्राइज! आई वॉज सरप्राइज इन फैक्ट व्हेन आई लर्न कि इन फैक्ट जो वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस है वो जो है काफी पर्सनैलिटी के लिए कई बार अनफेवरेबल हो जाता है। व्हाट डज मीन? उनका जो एक पर्सनैलिटी पैटर्न बन जाता है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट डिफरेंट ट्रेट्स, एंड दे आर ट्रेट्स लाइक नेगेटिविज्म या intolerance या chicanery. What is chicanery? Chicanery is the use of deception. वो यूज करने लग जाते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी उनमें भावना बहुत हाई हो जाती है, डोमिनेंस की भावना बहुत हाई हो जाती है, और इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड जो सॉलिटरी परस्यूट, मतलब जब जो इंसान अकेला ही जर्नी में लिव करने की कोशिश करने लग जाता है, तो वो जो एक ट्रेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं उसको बाकी इंडिविजुअल के साथ एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं ये पैटर्न मुश्किल हो जाता है, नेगेटिविटी सी क्रिएट होने लग जाती है। तो वेरी सुपर इंटेलिजेंस is also sometimes very difficult for that person to adjust in life. But अगर हम समझें कि इंटेलेक्चुअल फैक्टर कौन से होते हैं जो हमें बिल्ड करने हैं, या जो हमारे ट्रेट्स में होने चाहिए जब हम उस पर्सनालिटी को ब्राइट या हम इंटेलिजेंट बोलते हैं मेन या किसी विमेन को। तो देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि विमेन के ऊपर एक शील्ड है जिसके ऊपर सारे वो ट्रेट्स ऑलमोस्ट दिखे गए हैं, कि ऐसी जो विमेन या ऐसा जो मैन होता है आपको दिखेगा बहुत थॉटफुल है, बहुत इंट्रोस्पेक्टिव है, क्रिएटिव भी है, एडवेंचरसम भी है, और स्ट्रॉन्ग कंसर्न रहता है उसको किसी प्रॉब्लम के लिए, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे लोगों में वैल्यूज और मोरालिटी भी उनकी थोड़ी अलग इन्फ्लुएंस होती है विद इंटेलेक्चुअल फैक्टर, और उनका इंटरेस्ट होता है बहुत वाइड होता है, थियोरेटिकल भी होता है, एस्थेटिक एरियाज में भी होता है। तो आप देखेंगे कि उनकी जो मेंटल स्ट्रॉन्गर मेंटल कैपेसिटी होती है,
तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम ब्राइट कहते हैं, एंड दे आर बेटर इन सोशली, इन पर्सनली एंड सोशली एडजस्टेड। तो इंटेलेक्चुअल फैक्टर को बढ़ाना बहुत अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो हमने देखा कैसे इंडिविजुअल को अच्छा हेल्प करता है इन एडजस्टिंग इन द लाइफ प्रॉब्लम्स, बट इनडायरेक्टली ऑल्सो कैसे हेल्प करता है। जैसे एक लेडी है, मान लो वो कोई एक्ट कर रही है या कोई जेंट्स एक्ट कर रहा है, वो जो भी काम कर रहा है, कहते हैं ना, लोग उसको देख रहे होते हैं, जो उसके नियर एंड डियर या उसके उस एरिना में जो लोग हैं उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेंस ह्यूमन में दिया हुआ है। जब वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, और एक जजमेंट ना, आजकल हर ह्यूमन में आप देखेंगे कि ये भी एक एट्रीब्यूट रहता है जो वो जजमेंट सा पास करता है, ये कितना बहादुर है ना, ये कितना अच्छा है ना। तो ये जो जजमेंट है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक इवैल्यूएशन उभर के आता है, और वो इवैल्यूएशन में उसको कुछ मेडल्स मिल गए या कोई अवार्ड मिल गया या उसको कोई कमेंट मिल गया, तो ये इवैल्यूएशन उसको इनडायरेक्टली उसको अफेक्ट करती है, उसको एक अच्छा बिल्ड करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस देती है, और वो इस इंटेलेक्चुअल फैक्टर और कैपेसिटी को बढ़ाने में वो लेडी या जेंट्स अग्रसर होता है। तो ये इंटेलेक्चुअल फैक्टर के बारे में है, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में, तो हमें इसके ऊपर काफी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए तो सेकंड हमने देखा था अपनी स्लाइड में इमोशनल डिटर्मिनेंट्स या इमोशनल फैक्टर। लगता तो एक ही वर्ड है इमोशनल, लेकिन इमोशनल में मैं जब पढ़ी अपनी किताबों को, तो मैं इतनी बार पढ़ी कि मुझे उसमें इतनी गहराई से समझने का मौका मिल रहा था, और वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं स्लाइड्स में जो टॉक कर रहे हैं डिफरेंट इमोशंस की। तो ये इमोशनल डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम वेरियस टॉपिक्स हैं जो समझने की जरूरत है। डोमिनेंट इमोशंस वो ऐसे इमोशंस हैं जो प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी को। आप देखेंगे कि कई लोग बहुत चेयरफुल होते हैं, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं ना, फिर भी वो ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ को देखेंगे, चेयरफुल रहेंगे और हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन कई अप्रीहेंसिव पर्सनालिटी जो है वो फियरफुल रहेगी, डरी रहेगी, वो फिर भी चाहे कम भी प्रॉब्लम है लेकिन वो इतनी डरी रहती है, फियर से भरी रहती है कि वो खुशी उनके चेहरे पे झलकती नहीं। तो ऐसी डोमिनेंट इमोशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी में कौन से इमोशंस डोमिनेंट हैं। और इमोशनल बैलेंस किसे कहते हैं? जब प्लेजेंट इमोशंस आउटवे द अनप्लेजेंट इमोशंस, दैट लीड्स टू गुड एडजस्टमेंट। तो आप समझिए कि जब डोमिनेंस में आपके प्लेजेंट होंगे इमोशंस, तभी तो आप बैलेंस रह पाएंगे, क्योंकि कठिनाइयां तो जीवन में सबके हैं। तो इमोशनल बैलेंस बना के रखना हमारा कर्तव्य है, और हमें इसकी कोशिश करती रहनी चाहिए। ये एक तरह का बैलेंस ही है जो हमें साइकोलॉजिकली हम कैसे डेवलप हो रहे हैं उसमें हेल्प करता है। तो डोमिनेंट इमोशन, इमोशनल बैलेंस के अलावा जो बहुत इमोशनल और बहुत इंपॉर्टेंट अनदर कंटेंट है वो है इमोशनल डेप्रिवेशन। ना, इमोशनल डेप्रिवेशन क्या है? प्लेजेंट इमोशंस ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड क्यूरियोसिटी, अगर ये मिसिंग रहता है किसी इंडिविजुअल की लाइफ में, ये काफी इम्पैक्ट करता है। उसका एक्सटेंट कितना मिसिंग है, किस एज में उसको इसकी डिप्रिवेशन हुई है, अगर उसका ड्यूरेशन कितना लंबा है इस डिप्रिवेशन का, इस लव का, इस हैप्पीनेस का, इस क्यूरियोसिटी का, इससे उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप होता है, और उससे वो पर्सनालिटी इमोशनल इनसिक्योरिटी और इमोशनल स्टारवेशन की तरफ ड्राइव हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा अडल्ट और एडोलेसेंट का रेबिलियन, ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम के क्रंच में जब अडल्ट एडोलेसेंट के साथ टाइम नहीं दे पाते, उनको लव और हैप्पीनेस नहीं दे पाते, उनकी क्यूरियोसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं इमोशनल स्टारवेशन होता है। उनको ये लगता है ये हम इनके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, और कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से वो एक इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से एक बहुत ही अलग तरह की पर्सनालिटी डेवलप होती है, और जो कि हेल्दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल डेप्रिवेशन नहीं होने दीजिए, कोशिश करिए, एक्सप्रेस करिए, बट एक्सप्रेशन भी सोशली अप्रूव तरीके से जाहिर करिए, अपने प्यार को दिखाइए, अपने हैप्पीनेस को दिखाइए, टाइम दीजिए। और इसके अलावा
जितना दे सके टाइम, क्वालिटी टाइम दीजिए। इसके अलावा जो हमारा इमोशनल कैथारसिस है, ये मेरे को बहुत ही थॉटफुल लगा, बहुत ही अपीलिंग लगा कि कई लोग सोचते हैं इमोशनल कैथारसिस, व्हाट इज इमोशनल कैथारसिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वंस रिप्रेस्ड इमोशन। कई लोग कहते हैं ये गलत है, मत करो, नहीं बताओ। पर अब इसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज होता है कि एक्सप्रेसिंग ऑफ इमोशंस इज अ सोशली अप्रूव्ड मैनर, कि आप सोशली उसको एक्सेप्ट हो जाते हैं, गारंटेड है, तो क्यों ना एक्सप्रेस करें। बट एक सैंक्शन होना चाहिए ओवर्ट एक्सप्रेशन पे, मतलब कि आप अगर गलत ढंग से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रुकना या रोकना बहुत जरूरी है। तो ये जो इमोशनल कैथारसिस है ये बहुत नीडेड है, बट इन सोशली अप्रूव्ड मैनर में। तो अभी तक हमने देखा कि इमोशनल डिटर्मिनेंट में इमोशनल बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, डोमिनेंट इमोशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इमोशनल डिप्रिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इमोशनल कैथारसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, अनप्लेजेंट इमोशंस तो सब में होते हैं, आपको होंगे। तो कभी एंगर आएगा आपको, कभी आप जेलस फील करेंगे, एनवी होंगे या फियरफुल होंगे, नेगेटिव इमोशंस भी आ सकते हैं किसी के बारे में। तो ये सब नेचुरल है, लेकिन आप कैसे एडजस्ट करेंगे उससे, वहां पे आपका कंट्रोल जरूरी है। इमोशनल डिप्रिवेशन ना होने दें, लव को स्प्रेड करें, आपस में एक्सप्रेशन लाएं सोशली अप्रूव तरीके से, और इमोशनल इनसिक्योरिटी को ना बढ़ने दें। क्योंकि ये अगर आता है किसी में तो वो इंसान वेंसिलेटिंग मूड में रहता है, कभी उसका मूड सैड रहता है, बहुत डल रहता है, उसका काम में इंटरेस्ट नहीं लगता है, ग्लूमी हो जाता है, डल हो जाता है। ये सारी पिक्चर्स आपको दिखा रही हैं कि उसको नींद ना आना, ये कहीं ना कहीं ये जब एक्सप्रेस नहीं होता ये होता है। और ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, चढ़ना है तो आगे बढ़िए, बट इन सब बातों का ध्यान रखते हुए। तो इमोशनल डिटर्मिनेंट्स में सेकेंड पार्ट हम जब देख रहे हैं वो इमोशनल एक्सप्रेशन का है। तो एक्सप्रेशन आपने देखा जरूरी है। तो रिलीज ऑफ अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, गुड एडजस्टमेंट इज अ पेंट आउट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, विच वी रेड इन द लास्ट सेशन, कि बैलेंस होना चाहिए बॉडी का और माइंड का। तो इंडिविजुअल जो पर्सन है अपने आप को एक राइट ढंग से रियलिस्टिक वे में वो जज कर पाता है, अगर वो एक्सप्रेशन कर पाता है, और ये बहुत ही जरूरी है उसके सेल्फ कंसेप्ट में, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, उसको एक अच्छा निखार देने में। तो इस पॉइंट पे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और जरूर करना चाहिए एक्सप्रेशन इन अ बेटर सोशली अप्रूव्ड मैनर। एक्सेसिव लव एंड अफेक्शन, आप क्या समझते हैं, जरूरी है? देखिए, एक तरफ बोलेंगे, आप कह रही हैं लव को स्प्रेड करिए, पर ध्यान रखिए बहुत ज्यादा नहीं। कहीं ज्यादा करेंगे तो सिगमंड फ्रूड ने कॉशन किया है कि टू मच ऑफ पेरेंटिंग विद चिल्ड्रन अवेकन्स disposition for neurotic disorder. It spoils the child. It makes them not so better developed. So आपको लव भी देना है इन अ बैलेंस्ड वे। स्ट्रेकर 1956 एक्सेसिव मदरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स को क्लियरली सजेस्ट किया है कि ये जो है आपके बच्चों को इमेच्योर और डिपेंडेंट एडल्ट्स बना सकती हैं। तो एक्सेसिव मदरिंग इज नॉट रिकमेंडेड। अब आप बात करें इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस है क्या? जब मैं इसकी डिक्शनरी मीनिंग पे आने लगी तो एक जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ टेंशन है या माइंड का स्ट्रेस है टू मीट एनी चैलेंज इन लाइफ। सो इमोशनल स्ट्रेस एक जनरल वे है इमोशंस का, हाइटेंड इमोशंस का कह सकते हैं। तो ये आता ही आता है जीवन में, और कुछ स्ट्रेस ठीक है, लेकिन जब वो बैलेंस से बाहर हो जाता है तो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो एक पर्सनालिटी को हेल्दी डेवलप करने के लिए स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन में भी, एनवी भी हो सकता है, किसी तरह का, बट स्ट्रेस मेक्स गुड पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑल्सो, अगर वो इंडिविजुअल उस चीज को कोप अप कर पाता है। तो इंटेंस स्ट्रेस आपको एक्सेसिव होप में भी कई बार ले जाता है कि आप ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं या ड्रग्स के यूज करने लग जाते हैं। तो इंटेंस स्ट्रेस ना आने दें, उसको राइट टाइम पे उसका ध्यान रखें, या एक्सप्रेशन करना है तो एक्सप्रेशन करिए, या आपको शेयर करना है, वेंट आउट करना है तो वेंट आउट करिए, एंड अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने में आप अग्रसर ले जा सकते हैं। सो लो एस्टीम के जो लोग होते हैं देखा गया है उनमें ये स्ट्रेस ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कंपेयर टू हाई एस्टीम। तो अपनी पर्सनालिटी को इतना अच्छा निखारें कि आपकी एस्टीम वैल्यू आप
हाई फील करें, आप अपने आप को कम ना समझें। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बनाए गए हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो उसको निखारिए, लुकिंग इनटू ऑल दीज इमोशनल डिटर्मिनेंट्स। तो आई होप आपको ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा कि कैसे हम अपने इमोशनल डिटर्मिनेंट से अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने अक्सर देखा है लोग सेल्फ डिस्क्लोजर नहीं करते, सोचते हैं सामने वाले को पता चल जाएगा तो क्या होगा। अरे समझिए, इट इज बेसिक टू मेंटल हेल्थ। आपका सेल्फ डिस्क्लोजर जरूरी है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग सेल्फ इंफॉर्मेशन। आप क्या हैं, सामने वाला आपको कैसे जानेगा अगर आप अपने आप को रिवील नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशन से अपने आप को रिवील करिए, अपने आप में प्राउड रखिए, अपने आप को हेल्दीली अच्छे ढंग से आप रिवील करिए। आपकी पर्सनालिटी भी ब्यूटीफुल है। तो पर्सनालिटी पैटर्न जो सेल्फ रिवीलिंग से आता है या सेल्फ डिस्क्लोजर से आता है, वो गारंटी करता है एक फेवरेबल रिएक्शन फ्रॉम द अदर्स। और नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि शायद हम अपने बारे में नहीं बताएंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि जो सेल्फ रिवीलिंग और डिस्क्लोजर वाली पर्सनालिटीज होती हैं उनको सामने से अच्छा रिस्पांस, फेवरेबल रिस्पांस मिलता है। तो क्यों ना ये गारंटीड तरीका अपनाया जाए। एक्सप्रेसिंग स्ट्रेस इज बेसिक टू मेंटल हेल्थ। तो जरूर स्ट्रेस करिए और एक हेल्दी बिल्डिंग पर्सनालिटी पैटर्न्स को डेवलप करिए। इमोशनल स्ट्रेस मेक्स गुड एंड सोशल एडजस्टमेंट एज वेल। टू गुड टू गुड, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना बहुत ज्यादा अच्छा बता रही हूँ? नहीं भाई, बहुत आसान है। सिर्फ अपनी बातों में, एक कम्युनिकेशन में कुछ स्ट्रेंथ, एम्पैथी रखनी है आपको, अपने आप को बताते हुए जहां मौका मिले जरूर सामने वाले को डिस्क्लोज करिए आपका थॉट प्रोसेस। तो दिस इज अबाउट सेल्फ डिस्क्लोजर। तो हमने अभी तक देखा कि कैसे हमारे लिए इमोशनल डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, और अब हम देखेंगे एस्पिरेशंस कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एस्पिरेशन होता क्या है? लॉन्गिंग फॉर अ स्ट्राइविंग फॉर हायर देन वंस प्रेजेंट स्टेटस। जो मैं आज हूं कल उससे ज्यादा बनना चाहती हूँ, मेरा गोल ये है। लेकिन उस गोल में मैं अपना एक ईगो भी आ जाता है, अरे मैं बन के दिखाऊंगी, है ना। सो मोर इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर। जितना ज्यादा गोल में ईगो होगा ना, उतना ही मेरे बिहेवियर पे इम्पैक्ट होगा। और कई तरह के एस्पिरेशंस होते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में मैंने देखा, कई बार मैंने पॉजिटिव एस्पिरेशन बनाया, कई बार मैंने नेगेटिव एस्पिरेशन बनाया, कई बार अनरियलिस्टिक भी बना रही हूँ और कई बार रियलिस्टिक भी बना रही हूँ। और आइए समझते हैं ये है क्या। पॉजिटिव एस्पिरेशन है जब हम अचीव करते हैं सक्सेस, तो ये हमारा पॉजिटिव एस्पिरेशन है। तो हमें ऐसा एस्पिरेशन बना सकते हैं, हम सक्सेस के लिए ड्राइव करते हैं अपने आप को। एक नेगेटिव एस्पिरेशन क्या होता है? जब हम फेलियर को अवॉइड करते हैं। तो कई बार जब हम एग्जाम में फेल नहीं होना चाहते, हम कदम ही नहीं उठाते हैं, हम कोशिश ही नहीं करते हैं क्योंकि हम फेल ना हो जाएं, या नेगेटिव एस्पिरेशन है हमारा कि हम फेल ना हो जाए, तो इसमें हम कई बार रिस्क नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। और रियलिस्टिक एस्पिरेशन जो कि हमारे रेंज में होता है, जैसे मैं ट्रेनर बनना चाहती थी, तो ये मेरी रेंज में था क्योंकि मेरे को पता था कि ये मेरी स्किल है, ये मेरा ताकत है, ये मेरी एक्सप्रेशन है, और अगर मैंने जरा सा डिप्लोमा कर लूंगी तो उससे मेरा ये एट्रीब्यूट बहुत रिफाइंड हो जाएगा। तो ये मेरी रियलिस्टिक एस्पिरेशन थी। अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन जो कि मेरे बियॉन्ड कैपेसिटी, अगर मैं एज अ पर्सन को सोच रही हूँ, वो अनरियलिस्टिक होती है। ये थोड़ा हार्मफुल हो सकता है आपके ईगो पे अगर डिस्क्रिपेंसी बहुत हाई हुई। रिमोट एस्पिरेशन जो अचीव करूंगी मैं रिमोट फ्यूचर में, ऐसे कई एस्पिरेशंस हो सकते हैं। और इमीडिएट एस्पिरेशन जो मैं बस नियर फ्यूचर में अचीव करना चाहती हूँ। और विशफुल थिंकिंग, इस तरह से जो थिंकिंग है कई बार बहुत हाई फील हो सकती है, बट जब तक ये फन और फॉर्म ऑफ प्ले में रहता है, ये आपकी एस्पिरेशंस में नहीं माना जाता और आपको उतना हर्ट भी नहीं करेगा अगर आप इसे अचीव नहीं भी कर पाए। जैसे कि सिंगिंग है, आजकल मैं सिंगिंग करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक मेरी विशफुल थिंकिंग है, काश मैं एक बहुत अच्छी सिंगर की तरह एक प्लेटफॉर्म पे गाऊं। तो ये एक विशुअल है, अगर गा पाई तो ठीक है, नहीं गा पाई तो कोई बात नहीं, तो इसमें मेरा ईगो अटैच नहीं है। मोटिवेटिंग पावर जो होती है, अब इस एस्पिरेशन से क्या फायदा है एक इंसान को? वो मोटिवेशन मिलता है। तो ध्यान रखिए, अगर आपका एस्पिरेशन रियलिस्टिक और रिमोट है
तो मोटिवेशन बहुत हाई होती है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि रियलिस्टिक एस्पिरेशन थी, तो मेरा मोटिवेशन बहुत हाई था मेरे डिप्लोमा को कंप्लीट करने पे, और मैं ट्रेनर का डिग्री एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर बन गई। लेकिन जब रिमोट एस्पिरेशन है या दूर है, तब भी हमें उसका एक मोटिवेशन बना रहता है। जैसे जैसे वो क्षण नजदीक आता है तो मोटिवेशन कम होता रहता है। तो दूर में उस मोटिवेशन पावर को यूज करा जा सकता है। इसलिए कहते हैं अपनी प्लानिंग अच्छी रखिए, प्लान ढंग से एग्जीक्यूट करिए, डिसिप्लिन ढंग से, तो देखिए आप अपने गोल तक जो रीच करेंगे और ये आपको मोटिवेटेड भी रखेगा। सो रियलिस्टिक एंड रिमोट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। एंड now what is, you can see a triangle of self concept। हर इंसान का एक सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड होता है, उसके अचीवमेंट्स, उसके एस्पिरेशंस जब अचीव होती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें इस सेल्फ कंसेप्ट को नीचे नहीं जाना देना चाहिए। इसको कोशिश करिए हर अपनी अचीवमेंट से इसको ऊपर उठा सके तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर आपका एस्पिरेशन बहुत हाई है और उसमें आपने जो गोल रखा है अचीव, अभी आप उस लेवल पे नहीं है, बहुत नीचे है, तो डिस्क्रिपेंसी बहुत हाई है, और जब ये अचीव नहीं होगा तो आप फेलियर की तरह फील करेंगे और आपको झटका भी आपको ईगो पे ज्यादा लगेगा। तो कोशिश करें अपने रूटीन से, अपने एग्जीक्यूशन से आप इस गैप को धीरे धीरे कम कर सकें, ताकि आपका ये जो सेल्फ कंसेप्ट है आपको ज्यादा हर्ट ना करे और आपका पॉजिटिवली बिल्ड हो। तो ये आपकी लेवल ऑफ एस्पिरेशंस पे भी डिपेंड करता है। अपने गोल आप रियलिस्टिक रखें, उसको इस तरह से प्लान आउट करें रिमोट के एस्पिरेशंस की तरह कि आप उसको अचीव कर सके। द मोमेंट इज अचीव्ड यू फील दैट यस माय सेल्फ कंसेप्ट इज हायर, आई कैन डू एनीथिंग नेक्स्ट टाइम। तो ये वाला जो पावर है इसे बिल्ड करते रहना चाहिए। तो आई एम श्योर दैट यू नाउ अग्री कि बिल्डिंग सेल्फ कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस last slide which we saw aspirations, and then we come on achievement। now achievement जैसे ही होती है किसी भी इंसान में, आप दो ढंग से देखते हैं। आप सोचिएगा इस स्लाइड में, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ज्यादातर अपनी अचीवमेंट को सब्जेक्टिवली देखती आई हूँ लाइफ में, और आप या तो ऑब्जेक्टिवली देखेंगे या आप सब्जेक्टिवली देखेंगे। तो जब आप सब्जेक्टिवली देखते हैं, आप अपनी ही लेवल ऑफ एस्पिरेशन से अपने आप को कंपेयर करते हैं। जैसे आपने कंपेयर किया, जैसे कि मैंने पाई चार्ट में ये दिख रहा है आपको एक सर्कल में कि मार्क्स आए मेरे 100 में से 60 आए। अब आपको ये लगेगा ये बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने पहले 20 लिए थे 100 में से, और मेरे लिए तो ये अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा अटेन किया है और हाई सेल्फ कंसेप्ट में फील करती हूँ आज की डेट में, तो बेसिकली ये इस वजह से है कि मैं अपनी अचीवमेंट्स को सब्जेक्टिवली देखती आई हूँ। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मेरे जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, अगर मैंने 20 था और आज मैंने 60 रखा है और मैं 60 अचीव कर ली हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई हैव ड्रिवन माई गोल, आई एम वेरी मच favorable on my self concept, my self esteem is higher, my confidence is higher, and that takes me help in solving newer problems in the future also, makes me more relaxed, and ये मुझे एक भावना देता है कि yes, मैं अपने एक्शंस में एप्रोप्रिएट रह सकती हूँ, रही हूँ, और मेरे बिहेवियर को स्टेबलाइज करता है। लेकिन कई जगह मैंने नोटिस किया है लोग ज्यादातर अपने आप को ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करते हैं। व्हाट डज इट मीन? ऑब्जेक्टिवली मतलब कि आप अपने पीयर से कंपेयर करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, आपके 60 आए 100 में से और आपने ऑब्जेक्टिवली कंपेयर किया, देखिए एक बार ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करना अगर आपका गोल हायर है जरूरी है, क्योंकि आप उस गोल तक पहुंचना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल कहाँ है। लेकिन जब आपकी जर्नी लॉन्ग है और आपके छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपने कैरी करने हैं, तब आपको सब्जेक्टिवली कंपेयर करना मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से बहुत यूजफुल है। और ऑब्जेक्टिवली करने से आप कंपेयर करते हैं दूसरों से जिनकी आए 100 में से 100, वो हो सकता है उनका लास्ट टाइम भी 100 में से 100 था और इस बार भी 100 से 100 है, ग्रोथ नहीं है, वो उल्टा बस तुक्का से एक उन्होंने क्वेश्चन ठीक कर दिया और 100 आ गए। तो
हम फिर भी उनके हिसाब से बड़ा अपने आप को डेमोरलाइज समझते हैं, हमने तो भाई नंबर बहुत कम ले लिए, जबकि ये ठीक असेसमेंट मेरे अंदाज से, जब आपको हायर गोल रीच करना है, आपको सब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि देखिए आप 20 से 60 पे पहुंचने की शक्ति रखते हैं, तो आप 60 से 100 पे भी पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव अचीवमेंट बहुत देखना चाहिए जब आपका गोल डिस्टेंट है। और अगर आप ऐसा देखते हैं ऑब्जेक्टिवली, तो आप बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अरे भाई मैं तो अभी भी 100 नहीं ला पाया, मिजरेबल हो गई मेरी तो कंडीशन, इतनी मेहनत करी फिर नहीं 100 ले पाया। और आपका एटीट्यूड जो होता है वो फेलियर की तरह फील करता है, आपको लगता है मैं फेलियर हूं, जबकि ये गलत है, आप फेलियर पे नहीं है, आपने अचीव किया है, आपने ऐसा माइलस्टोन जंप किया है जो कि 20 से सीधा 60 पे गया है, जो आप इग्नोर कर देते हैं। आप ईगो आपका डिफ्लेट हो जाता है, आपको लगता है आप कर ही नहीं सकते, आपका सेल्फ बिलीफ टूट जाता है, आप में स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है, आप में एंग्जाइटी आ जाती है, आपको लगता है मेरे बस के बाहर है, आपको साइकोसोमैटिक सेल्फ इलनेस होनी शुरू हो जाएगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया और आप डिफीटिस्ट एटीट्यूड डेवलप करेंगे। तो क्या ये सही है? तो मुझे ये लगता है ये इस किताब में जो एस्पिरेशंस अचीवमेंट का जो पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप आप आगे आने वाले सक्सेसेस में अपने पर्सनल अचीवमेंट्स को एंजॉय करेंगे, सब्जेक्टिवली देखेंगे और कभी कभी बहुत रेयर ऑब्जेक्टिवली देख के आगे अग्रसर करेंगे। तो इन स्लाइड्स के बाद जो मैंने आपसे वादा किया था, एक लास्ट स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि गोल सेटिंग पे है। देखिए गोल सेटिंग पे सारा ही गोल है ना, लेकिन ये गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए आपका गोल होता है, हर इंसान का गोल अलग हो सकता है। आप जिसे सक्सेस सोचते हैं, ठीक है, उसे आप हर इम्पैक्ट उसका अचीव करने पे आपके इंडिविजुअल पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जब आप सक्सेस कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने अचीव कर लिया, मैंने सब्जेक्टिवली सोचा और मैंने अचीवमेंट को अचीव कर लिया, आई एम सक्सेसफुल, राइट। तो मैं अपने इससे मेरे को क्या डिफरेंस आता है, हाउ डज इट इम्पैक्ट मी? देखिए सक्सेस आते ही आप बहुत रियलिस्टिक हो जाते हैं, आपको लगता है आप हमेशा गोल बना सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो मोर रियलिस्टिक इन गोल सेटिंग हो जाते हैं। आप एसेट करते हैं हमेशा अपने गोल को इस पॉइंट तक कि आपको लगता है ये रीजनेबली आप अटेन कर सकें, और आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे अपने आप को एज ए वेल एडजस्टेड इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। ये इसकी एक जर्नी है, तो अपने गोल्स को अच्छा रियलिस्टिक बनाएं और रिमोट रखें ताकि मोटिवेशन हाई हो, अचीव करें और सब्जेक्टिवली देखें इन इनर माइलस्टोन्स, और जब आप ये सर्कल पे आपकी इंडिविजुअल पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। लेकिन एक और तरीका है जिससे ये इम्पैक्ट होता है, जब आप अचीव करते हैं, एक तो आप अपनी नज़रों से अपने आप को देखते हैं, आपका सेल्फ इम्पैक्ट कंसेप्ट बढ़ता है, एक सोसाइटी भी आपको देख रही होती है, तो सोशल एक्सेप्टेंस भी इंप्रूव होता है। जब आप अच्छा करते हैं तो जो दूसरा सर्कल देख रहे हैं आप, सोशल एक्सेप्टेंस इंप्रूव होता है, इंडिविजुअल का सेल्फ कंसेप्ट और बढ़ जाता है उससे कि मुझे उसने भी मेरी तारीफ की, मेरी प्रेस्टीज इन आईज ऑफ अदर्स बढ़ जाती है, मेरा हाई सेल्फ एस्टीम बनाने में मेरी सोसाइटी भी मेरी मदद करती है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो ये इम्पैक्ट रहता है एक इंडिविजुअल पे। पर कई बार देखा गया है कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट मिल जाए इन शॉर्ट टर्म, तो कई बार ये बहुत डिमोटिवेटिंग भी हो जाता है। तो अपनी मोटिवेशन को उस समय हाई रखने का कोशिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स भी होते हैं, तो जो सोसाइटी है उसमें हार्मफुल इम्पैक्ट भी हो जाता है, जब उनको लगता है ये मेरे जैसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी इसके जैसा, तो जेलसी और रिसेंटमेंट भी होता है। बट इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि हमें ये जो पैरामीटर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल में, और अगर मैं इनको पूरी तरह देखूं, रिकैप करें, तो आज हमने अपने सेशन में देखा कि इंटेलेक्चुअल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल डिटर्मिनेंट्स में वेरियस सब डिटर्मिनेंट्स हैं, इमोशनल बैलेंस, इमोशनल डिप्रिवेशन, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल कैथारसिस, तो इन सब इमोशनल लव वगैरह जो है आपका, ये सब बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ डिस्क्लोजर और एस्पिरेशन अचीवमेंट, एंड लास्ट इज द गोल। तो ये 5 आज के लिए, पिछले बायोलॉजिकल फैक्टर्स के 5, तो ये 10 हमारे एग्जाम में हम लिख ही आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा हमारे
एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। थैंक यू, धन्यवाद।